कांग्रेस विधायक एवं प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। भूरिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 27 जनवरी को जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान का समापन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में एक विशाल रैली के साथ होगा। विशाल रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहित प्रदेश कांग्रेस के करीब 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके भक्त लगातार बाबा साहब और संविधान का अपमान कर रहे हैं। साथ ही भूरिया ने आरोप लगाया कि जनता जनगणना की विरोधी भाजपा संविधान के साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रही है। भाजपा आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार निजीकरण द्वारा रोजगार पर वार कर रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा, उसके सम्मान और देश की जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक बुलंद किया। भूरिया ने चैलेंज करते हुए कहा कि राहुल जी से माफी मांगने की बात करने वाले कैलाश विजयवर्गीय में यदि नैतिक साहस है तो वे बाबा साहब का भरी संसद में अपमान करने वाले अमित शाह को देश के सामने माफी मांगने का आग्रह करके दिखाएं। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, हमारी जो पूरी टीम है उनकी तरफ से। और निश्चित तौर पर ये नया साल हम सबके लिए बहुत शानदार हो और जो संघर्ष हम इतने सालों से न्याय के लिए कर रहे हैं, संविधान के लिए कर रहे हैं, उस लड़ाई को पूरी दमखम से हम लड़ सके, हमारा ये प्रयास है। जब भी मैं इंदौर आता हूं तो कहीं ना कहीं एक अपनापन लगता है, क्योंकि जो भी आज हम सब लोग हैं उसमें इंदौर का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, ये जो लड़ाई है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। कौन सी विचारधारा? जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ वो विचारधारा थी जिसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जो अंग्रेजों की मदद कर रही थी, जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, जो माफीनामा लिख लिख कर दे रही थी, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका विरोध कर रही थी। यह विचारधारा थी गोडसे की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा। और एक तरफ गांधी की विचारधारा थी जो देश को एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, भाईचारा बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। और इन दो विचारधाराओं की लड़ाई आज तक चल रही है और उसी लड़ाई के लिए, उस लड़ाई का संघर्ष आज भी हम लोग पूरी ताकत से, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से कर रही है। हमारा सवाल सीधा सीधा यह था कि जो विचारधारा ने देश को आजाद होते ही राष्ट्रपिता यानी बापू की हत्या करवा दी, बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर जी के पुतले जलाए, संविधान की प्रतियां जलाई, ऐसे निंदनीय कृत्य करने के बाद भी वो लोग आज सीना तान कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस देश की सेवा कर रहे हैं। यात्राएं निकालकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के लोग कि वो संविधान का सम्मान करते हैं। आरएसएस ये बताने की कोशिश करती है कि वो संविधान की रक्षा करती है, पर हकीकत में ये लोग पूरी ताकत से धीरे धीरे लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी, आरएसएस और गोडसे की विचारधारा के विरुद्ध जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करा था और इस अभियान का समापन, लड़ाई तो चलती रहेगी, पर इस अभियान का समापन 27 जनवरी 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू में एक विशाल रैली के साथ होगा, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे राष्ट्रीय के युवाओं के नेता और गरीबों के मसीहा राहुल गांधी जी भी उपस्थित रहेंगे, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी भी उपस्थित रहेंगी और
कांग्रेस का पूरा वरिष्ठ नेतृत्व महू उपस्थित रहेगा और इस बड़े जन सैलाब के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और पूरे प्रदेश से लाखों की तादाद में कार्यकर्ता महू 27 तारीख को पहुंचेंगे और विशेषकर हमारे मालवा निमाड़ से सबसे ज्यादा लोग कार्यकर्ताओं के साथ में, युवाओं के साथ में हम 27 तारीख को महू पहुंचेंगे और एक जबरदस्त जन सैलाब आपको वहां देखने को मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ने जो निर्देश दिए थे, इसमें हर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ नेता पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं और इस आयोजन को लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं उसको सब दूर प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, यह संविधान हमारा अधिकार है और इस देश में जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसको सुनिश्चित करता है और जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं ये लोग, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, ये निजीकरण के माध्यम से आदिवासियों और दलितों की जो नौकरियां हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। और अभी सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि युवाओं की कितनी बुरी हालत है इस मध्य प्रदेश में। एमपीपीएससी का एक जबरदस्त आंदोलन हमने इंदौर में देखा, जो सिर्फ इंदौर में नहीं पूरे देश में हर मीडिया चैनल के माध्यम से चलाया गया। पत्रकारों ने पूरी ताकत से उस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का काम करा। 4 दिन तक हमारे साथी ठंड में आंदोलन करते रहे और यह राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह युवाओं का आंदोलन था। पर सरकार ने क्या करा? सरकार ने उन लोगों के साथ उनको विश्वास में लिया, आंदोलन को खत्म करवाया गया, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया गया, फिर उनको जेल पहुंचाया गया। जेल पहुंचाने के बाद उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो वादा खिलाफी हुआ है, क्या इसका जवाब मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार देंगे? और उल्टा जो लोग उनकी लड़ाई, एमपीपीएससी के बच्चों की लड़ाई जो लड़ रहे थे, उनको डराने के लिए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। यह साबित करा जा रहा है कि जो रंजीत और राधे जाट जिनको जेल में बंद करा गया था वो क्रिमिनल, मतलब यह कोशिश करी जा रही है कि अगली बार युवाओं की लड़ाई कोई नहीं लड़े और कोई भी लड़ना चाहेगा तो उसके खिलाफ गलत एफआईआर कर उसको क्रिमिनल बनाकर, साबित कर ये जेल में बंद करने का काम करेंगे। अपनी बात खत्म नहीं करता हूं, मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी रखना चाह रहा हूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मतलब सिर्फ एमपीपीएससी तो एक हिस्सा है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होना कितना मुश्किल है यह मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोडक्ट हूं। और आज की विडंबना यह है, सरकार वो लोग चला रहे हैं जिनने आज तक अपने जीवन में एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दी। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में युवाओं का भविष्य लिखने का काम कर रहे हैं। इसके साथ में जो इंटरव्यू पीएससी का स्कैम हुआ है, यह आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अभी 3 दिन पहले जो सबकी मार्कशीटें बताई गई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें यह तथ्य सामने आया है कि जो लोग पीएससी के रिटन एग्जाम में टॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स दिए जा रहे हैं और जिनको टॉप करवाना है उनको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्किंग देकर उनको इंटरव्यू में टॉप करवाकर डिप्टी कलेक्टर तक के पद दिए जा रहे हैं। और ये जिनके इंटरव्यू में नाम बढ़ रहे हैं, आप खुद उनमें जांच कर देख लीजिए कि कितने लोगों के सरकार में जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे संपर्क या संबंध है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से खत्म करने का एक प्रयास है। बाकी जगह देश में इंटरव्यू के मार्क्स कम होते हैं, जिस तरह से मेंस में 1400 मार्क्स का मेंस होता है और 175 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वहीं उत्तर प्रदेश में ये 175 मार्क्स का इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो हमारा कहना है कि इंटरव्यू के मार्क्स जहां आप कम करेंगे तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी उस चीज की बढ़ेगी, क्योंकि जो ये घपला कर रहे हैं, जो धांधली कर रहे हैं, उसको हमको किसी ना किसी तरह से रोकना पड़ेगा। और जो बच्चों की मांगे हैं वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने ये मांग की थी कि इंटरव्यू के मार्क्स कम होना चाहिए, जो बिल्कुल वाजिब मांग है कि आप 100 तक लेकर आइए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि 12% से नीचे वो सरकार
की निर्णय लेने की क्षमता है कि कितने वो इंटरव्यू के मार्क्स रखना चाहते हैं। साथ में एक बहुत बड़ा जो सवाल उठ रहा है, हर प्रिलिमिनरी और जो प्री का एग्जाम होता है उसमें गलत क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। ये तो हास्यास्पद है कि ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें गलत क्वेश्चन नहीं आए। फिर उनका कोर्ट में केस लगता है, एक साल 2 साल तक केस चलता है, उसके बाद उनको मार्क्स मिलते हैं, तब जाकर उनका कोई एडमिशन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बात यह है कि जो सरकार सही तरीके से क्वेश्चन पेपर तक नहीं सही तैयार कर पा रही, वो एग्जाम कैसे लेगी और ऐसी सरकार पर हम भरोसा कैसे करें। एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर आपके परिवार में या हमारे परिवार में कोई बच्चा अगर फेल हो जाए या फिर हम कुछ चीज नहीं कर पाते, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर फेल हुआ है तो 1 मार्क से फेल हुआ है, 2 मार्क से फेल हुआ है, 20 मार्क से फेल हुआ, ये सबको जानने का अधिकार है। पर आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको तो उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं, पर जो बच्चे फेल होते हैं उनको उनके मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। मतलब ये बच्चे को कभी पता ही नहीं लगेगा कि वो 1 मार्क से फेल हुआ है, 2 मार्क से फेल हुआ है या 10 मार्क से फेल हुआ है। ये चीज सरकार को बताना चाहिए कि कितने मार्क्स से फेल हुए। इससे पहले जो भी अगर फेल होते थे, एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद उनको उनका क्वेश्चन पेपर देखने का आजादी थी, पर आज वो नियम हटा दिया गया है। अब अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसको अपना क्वेश्चन पेपर देखने की कोई आजादी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये वापस से जो भी बच्चा फेल हो तो वो अपना अगर क्वेश्चन पेपर देखना चाहता है, कहां उसने गलतियां करी हैं, किन चीजों का वो सुधार कर सकता है, ये देखने की आजादी उसको होना चाहिए। और जो 87-13 रूल है, ये आप सबको मालूम है कि जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण 13% सीटें उसके लिए आरक्षित की गई थी और इसको कोर्ट में चैलेंज करा गया था। फिर कोर्ट ने भी ये चीज मानी है कि हमने ये नियम में ये रोक नहीं लगाई है। मैं ये सरकार से ये मांग करता हूं कि जिन लोगों का 13% लोगों का उसमें चयन हो गया है, आप उसको जारी करें। कहीं ना कहीं ये जो सरकार की आरक्षण विरोधी जो मानसिकता है उस चीज को उजागर करने का ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो छात्र संघ चुनाव को लेकर बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अच्छे नेता राजनीति में आए, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए और जो राजनीति की समझ रखते हैं वो लोग युवाओं का भविष्य तय करे, प्रदेश का भविष्य तय करे। क्यों ये सरकार इतनी डरती है छात्र संघ चुनाव करवाने से? आज हकीकत यह है कि हर विद्यालय का, हर विश्वविद्यालय का संघीकरण हो रहा है। आरएसएस के लोगों को उसमें भरा जा रहा है, शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, और जो बीजेपी आरएसएस की बात करता है उन्हीं को वहां प्रोफेसर बनाया जाता है, उन्हीं को वाइस चांसलर बनाया जाता है, उन्हीं को रजिस्ट्रार बनाया जाता है और ये धांधली चल रही है। हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव की वापस से बहाल करे जाना चाहिए ताकि अच्छे लोगों को, अच्छे युवाओं को राजनीति में आने का अवसर मिल सके। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो लड़ाई हम सब लोग इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई की शुरुआत आजादी के पहले से हो चुकी थी, और सबसे बड़ी बात है कि जो गोडसेवादी मानसिकता के लोग हैं और जिस तरह से संघ के लोग काम कर रहे हैं, इसकी पहचान जो राष्ट्र कवि दिनकर जी हैं उन्होंने पहले ही पहचान कर ली थी। और उनकी कुछ पंक्तियों मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा और अपनी बात को समाप्त कहूंगा। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था कि समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवार पर फुंकार रहे हैं। जो पहले जवाहरलाल नेहरू गांधी जी पर फुंकारने का काम कर रहे थे, आज वो राहुल गांधी जी पर फुंकारने का काम कर रहे हैं। पर हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, गौडसेवादी लोग नहीं हैं कि जो माफीनामा लिखेंगे या फिर डर जाएंगे। पूरी ताकत से, जब तक शरीर में आखिरी लहू की बूंद है, हम पूरी ताकत से इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए
अंबेडकरवादी और गांधी की सोच को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। और जो 27 तारीख का आंदोलन है इसी के लिए है। हम चाहते हैं जितने गांधीवादी लोग हैं, जितने अंबेडकरवादी लोग हैं और जितने संविधान में विश्वास रखते हैं, 27 तारीख को आप महू पधारें और इस देश की जो न्याय की आवाज है उसको बुलंद करने का काम करें। देखिए, पहली बात तो कई लोगों की ये गलत फहमी, मैं तो डॉक्टर हूं, कैंसर का इलाज होता है। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको वही चीज पूरी बात तो मुझे करने दीजिए। कैंसर का इलाज होता है, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 हो तो बिल्कुल इलाज होता है। और अगर कोई कैंसर है तो उसका इलाज बिल्कुल करा जाएगा। और जो कैंसर ना इलाज था वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तो हम लोग ये साफ करते हैं कि पार्टी पूरी ताकत से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एकजुट है और पूरी ताकत से हम लोग गांव-गांव जाकर, ब्लॉक जाकर उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। और कैंसर की जब ये बात कही है तो कांग्रेस से बड़ा कैंसर तो बीजेपी में फैला हुआ है। आपने भी देखा होगा जिस तरह की गुटबाजी भाजपा में चल रही है, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जी और राजपूत जी के, गोविंद राजपूत जी की लड़ाई आपके सबके सामने है। और उससे बड़ी लड़ाई इंदौर में चल रही है, चाहे वो विजय वर्गीय जी और मोहन यादव जी के बीच की लड़ाई हो। और जिस तरह की लड़ाई उनमें चल रही है कि आज शहर अध्यक्ष तक वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं, जिला अध्यक्ष तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो हकीकत यह है कि बीजेपी का जो कैंसर है वो ना इलाज हो चुका है और बीजेपी की जो गत है आने वाले दिनों में आप सबके सामने आ जाएगी। तो पटवारी जी कौन से कैंसर की बात कर रहे हैं कि अभी भी कैंसर मौजूद है, उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग पूरी ताकत से एकजुट हैं और कोई भी अगर कोई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होती है, हम अपनी दिल की बात कहते हैं और दिल की बात जो रहती है वो सबके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। किसी भी पार्टी के लिए गुटबाजी सही नहीं, ये सत्य है। और हम लोग उस चीज को पूरी ताकत से सही करने के लिए जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हम जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हम हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। और 27 तारीख एक जबरदस्त जो साहस और जो हमारे में ऊर्जा भरने का काम करेगी, उसमें 2028 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।